सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं उड़ीसा के वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक। कंफ्यूजन क्या है वीडियो में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बात करें ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ऑब्वियसली आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2006 में एंड 2025 में तो नहीं, लेकिन 2024 में एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 201 से 300 के बीच रखा गया था। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस डेटा के हिसाब से 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 309 कैंडिडेट्स थे, 214 को प्लेसमेंट मिला, यानी प्लेसमेंट परसेंटेज ओवरऑल बनता है 70% का। 7.8 एलपीए का मीडियन सैलरी। लेकिन भैया ये जो डेटा है तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है। अच्छा, अगर ब्रांच वाइज समझना हो तो एक और ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट जो हमें इनके वेबसाइट पर देखने को मिला है, इसके हिसाब से 2024 पासिंग आउट बैच में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 53.85 का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 64.41%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 75.93%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 45.16%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 55.26, यानी 50 से आप 75% के बीच में डेटा बोल सकते हो। बट भैया इसका अगर एवरेज देखें देन एनआईआरएफ में जो 70% ओवरऑल था, उससे ओवरऑल ये वाला डेटा हमें कम दे रहा होगा। ऐसा क्यों? देखो, दोनों ही डेटा ऑफिशियल है, तो दोनों पे हम किसी एक पे भी डाउट करना ज़्यादा कुछ जायज़ नहीं है। बट ज़्यादा दोनों में डिफरेंस भी नहीं है, तो आप दोनों में से किसी एक के साथ भी कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन सिनेरियो ये हो सकता है कि कई बार जब इस तरीके के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाले जाते हैं, देन प्लेसमेंट कंक्लूड होने से पहले आता है। लगभग जब प्लेसमेंट्स कंक्लूड होने वाले होते हैं तब ये प्लेसमेंट डेटा आता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्लेसमेंट्स होते हैं, ये जो थोड़े बहुत भी प्लेसमेंट्स हो गए उसके बाद का एनआईआरएफ डेटा पब्लिश होता है। इसलिए एनआईआरएफ के पहले वाला ये डेटा हो सकता है जिसमें थोड़े बहुत प्लेसमेंट परसेंटेज आपको कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के साथ ही किसी के साथ भी चलना हो, दोनों ऑलमोस्ट आपको सिमिलर डेटा दे रहे, थोड़े बहुत का डिफरेंस है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि 80 से 90% का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में प्लेसमेंट परसेंटेज रहा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो देखिए, स्टूडेंट्स जो डेटा दे रहे हैं 80 से 90%, ये ऑफिशियल डेटा, कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता, ये अनुमानित डेटा होता है। जो स्टूडेंट्स आपस में बैच में देख रहे यार इतने को इंटरेस्ट था, इतने एलिजिबल थे, इनमें यार कैलिबर था, इतने ने प्लेसमेंट में इंटरेस्ट दिखाया, उसमें से चलो 80-90% को मिला। यानी कि स्टूडेंट्स के हिसाब से जितनों को मिलना चाहिए था उसमें से 80 से 90% को प्लेसमेंट मिला। एक रफ डेटा हुआ स्टूडेंट का, वो कैलकुलेटेड डेटा नहीं है। अभी जो अगर आप ये डेटा देख रहे हो, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ऑन कैंपस डेटा है। इसके अलावा ऑफ कैंपस पैकेजेस भी लगे होंगे। एंड अगर कुछ एक और डेटा अगर आपको देखना हो, देन 5 एलपीए के नीचे 28 स्टूडेंट्स को पैकेज मिला। सभी ब्रांचेस को मिलाकर ये डेटा है। 5 एलपीए के नीचे 28 स्टूडेंट्स को, 5 से 10 के बीच में 92 स्टूडेंट्स को, जो कि मेजॉरिटी था। एंड सेकेंड मेजॉरिटी 10 से 15 एलपीए के बीच में 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो 150 स्टूडेंट्स को भैया 5 से 15 एलपीए के बीच में देखने को मिला है। और 19 स्टूडेंट्स को 15 से 20, मतलब जितना अगर आप देखो 28, 92, 50, उसके हिसाब से भी 19 स्टूडेंट्स भी एक छोटा लेकिन मेजर चंक बनता है। तो 15 से 20 एलपीए भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स को मिला और 20 एलपीए के ऊपर एक स्टूडेंट को। तो ये सारे कुछ ऑफिशियल डिटेल थे। प्लेसमेंट्स के बारे में हमें समझ में आ गया भैया कि डिसेंट फाइन इनफ प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात कर लेते कुछ एडमिशन प्रोसेस की, तो पहला कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो उड़ीसा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड है जोसा काउंसलिंग के थ्रू फिल मत करिएगा। इनका दूसरा मोड ऑफ एडमिशन भी है इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है वो आपके सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए जो उड़ीसा कैंडिडेट्स हैं इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। इनका ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का खुद का काउंसलिंग होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें उड़ीसा कैंडिडेट्स हैं तो आपको कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर जोसा काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करोगे देन ये ऑल इंडिया सीट्स होंगी, जिसपे उड़ीसा एज वेल एज आउटसाइड उड़ीसा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक मेजर चंक से कंपटीशन कर रहे हो। जोसा काउंसलिंग में आधे सीट्स 50% सीट्स होते हैं और इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में 50% सीट्स। तो सोचो 50% सीट्स में उड़ीसा कैंडिडेट होकर भी ऑल ओवर इंडिया से आप कम्पीट करोगे। उससे अच्छा है कि 50% सीट्स जिसपे सिर्फ उड़ीसा कैंडिडेट्स होंगे उस पर हम कम्पीट करेंगे। अब दोनों का प्रोसेस देखिए कि जेई मेन का एग्जाम दोगे, ऑल इंडिया वाले सीट्स जिसपे उड़ीसा एज वेल एज आउटसाइड उड़ीसा दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जेई मेन का एग्जाम देके ऑल इंडिया सीट्स के लिए जोसा सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। एंड बात कर ले अगर सिर्फ उड़ीसा कैंडिडेट उड़ीसा स्टेट वाले सीट्स पे अगर अप्लाई करना हो, देन जेई मेन का एग्जाम देख के इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाइए, चेक करते रहिए कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है, इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। बात कर लेते कट ऑफ की। कट ऑफ कुछ इस प्रकार है भैया। सबसे पहले जोसा 2025 के आप कट ऑफ देख लो। जोसा 2025 लास्ट राउंड जनरल कैंडिडेट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, ऑल इंडिया सीट्स हैं। आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुए 40,000 रैंक, थोड़े सीसैप तक जाते हो 40 से 50,000 तक। कंप्यूटर जैसे ब्रांचेस 40 से 50,000 तक,
इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस अगर देख रहे हो 70,000 रैंक तक सीसैप के लास्ट राउंड तक क्लोज हुए हैं। ऐसे आप अगर जोसा लास्ट राउंड तक देखो तो 45 से 50,000 के आसपास तक गया है। वहीं अगर आप बात करें तो भैया ऑल इंडिया वाले सीट्स से हटकर अगर हम इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग उड़ीसा स्टेट अगर सीट्स के लिए बात कर लें, देन ये आपके राउंड 6 लास्ट राउंड तक क्लोज हुए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 90,000 के आसपास, 90,000 से 1 लाख के आसपास कंप्यूटर इंजीनियरिंग उनके रिलेटेड ब्रांचेस, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस 1.5 लाख रैंक तक 1,60,000 तक क्लोज हुआ है। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम अगर बात कर ले भैया फी स्ट्रक्चर की, फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे होंगे, यानी कि 8 से 10 लाख रुपए आपका पढ़ाई लिखाई खर्च 4 साल के अंदर लग रहा होगा। वहीं अगर हॉस्टल फैसिलिटीज हॉस्टल फी के बारे में बात कर ले 1 लाख रुपए पर ईयर बताया गया, यानी कि 4 लाख रुपए आपके रहने खाने का 4 साल के अंदर लगेगा। और हॉस्टल्स कंपलसरी हैं, तो पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 12 से 14 लाख रुपए का खर्च हो सकता है आपके 4 साल के बीटेक। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कहीं पर 23 एकड़ का डेटा है। ऑफिशियली अगर इनके वेबसाइट पर देखोगे 23 एकड़ का ही डेटा मिलेगा आपको, लेकिन कुछ जगह 36 एकर्स का भी मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स भी 36 एकर्स कह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने रिसेंट टाइम्स में कुछ और लैंड एक्वायर किया हो, लेकिन ऑफिशियली आज भी इनके वेबसाइट पर 23 एकर्स का ही डेटा है। देखो इंस्टीट्यूट कुछ इस प्रकार है कि मेन सिटी से भुवनेश्वर सिटी के आउटस्कर्ट्स पे, सिटी से अगर आपको कनेक्ट होना है, सिटी मेन सिटी विजिट करना है, 15 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सिटी के अंदर विजिट करते हो, बहुत मल्टीपल आपको विजिटिंग स्पॉट्स घूमने फिरने की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी सिटी के अंदर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में। और अगर थोड़ा और ट्रैवल करना और घूमना हो, आप 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करिए, 1.5 से 2 घंटे के बाई रोड डिस्टेंस पे आपको पूरी भी देखने को मिल जाएगा। पूरी जाइए, बीच एक्सपीरियंस करिए, मंदिर जाना है मंदिर विजिट करिए। बट अगर कैंपस के अंदर वापस आए तो कैंपस आपके थोड़े से एक रिमोट एरिया में, थोड़े आइसोलेटेड एरिया में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स का कहना भैया कि कैंपस के बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। एक्सप्लोर करना है तो सिटी जाइए, वीकेंड्स पे 15-20 किलोमीटर तो यार जा ही सकते हैं। ऑब्वियसली चल के नहीं, कैब ले सकते हो। एंड जो भी यार अब जो भी स्टूडेंट्स का कहना है कि जो भी है हमारे कैंपस के अंदर है 23 एकर्स का ही अगर मानकर चलो, तो स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि ठीक ठाक फैसिलिटीज जो कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा दिया जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जितने भी आप मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्रिकेट, फुटबॉल, और थोड़े शेयर्ड ग्राउंड्स हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जो भी मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल लो, हर प्रकार की चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। हॉस्टल्स हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, क्योंकि हॉस्टल्स कंपलसरी हैं। जिम है, बेसिक जिम ही सही, लेकिन देखो बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें। किसी भी स्टूडेंट से मैंने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल या कैंपस को लेकर शिकायत नहीं सुना है। हॉस्टल का अगर नाम ले चुके हैं तो हॉस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने बोला है 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम्स बॉयज़ के लिए देखने को मिल जाते हैं, गर्ल्स के लिए कुछ 2 सीटर रूम्स हमें देखने को मिलते हैं, बॉयज़ के लिए कुछ। जैसे आप आगे बढ़ते हो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सिंगल सीटर के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, डबल सीटर वगैरह भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्टार्ट करोगे शेयरिंग रूम से, उसके बाद सिंगल शेयरिंग के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 2 शेयरिंग रूम्स अभी तक जितना मैंने देखा है। हॉस्टल का इन टाइम एंड आउट टाइम कुछ इस प्रकार है कि गर्ल्स के लिए रात के 8 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर लौट आना है, वही बॉयज़ के लिए रात के 10 बजे से पहले। अब अगर बात कर लो कि अगर कभी नाइट आउट्स वगैरह प्लान करना हो, उसके लिए रिटर्न परमिशन चाहिए। अगर रात में कहीं बाहर घूमना हो, नाइट आउट्स कर सकते हो, लेकिन रिटर्न परमिशन चाहिए। इसके साथ अगर मेस के टर्म से बात कर ले, कुछ स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया भैया मेस का खाना, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जस्ट एवरेज है। कुछ स्टूडेंट्स खुश नजर आए मेस के खाने से, लेकिन कुछ को जस्ट एवरेज लग रहे हैं। आपके लिए नॉनवेज भी है, कुछ स्टूडेंट्स वीक में 3 बार नॉनवेज बता रहे हैं, कुछ 5 बार नॉनवेज बता रहे हैं। और जब नॉनवेज बनता है देन वेज वालों के लिए पनीर हो रहा होगा, जो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वाले दिन सिर्फ नॉनवेज, वेज एंड नॉनवेज दोनों ऑप्शन में होता है। इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में भी स्टूडेंट संतुष्ट नजर आए हैं। मतलब कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इन सभी मामलों में स्टूडेंट से मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। एक शिकायत बस ये रहती है भैया कैंपस थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो हमारे पास भी एक बड़ा एरिया होता है एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरा ड्रॉबैक कि भैया कि थोड़ा रिमोट लोकेशन में, सिटी से 15-20 किलोमीटर अंदर सिचुएटेड है। बस वो ये 2 ड्रॉबैक्स अभी तक मुझे स्टूडेंट्स से सुनने को मिले। बाकी बात कर ले एलुमिनाई के बारे में, एलुमिनाई भी हेल्पफुल स्टूडेंट्स बता रहे हैं। प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स में अगर हेल्प चाहिए, एलुमिनाई हेल्पफुल बता रहे हैं। रिसर्च के मामले में बताया जा रहा है कि अभी एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर के मामले में। एंड बहुत सी चीज़ें, चाहे आपके स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हो जाएं, स्टार्टअप कल्चर हो जाए, सारी चीज़ें धीरे धीरे अभी इवॉल्व कर रही हैं। आपके चाहे फैकल्टी हो गए, रिसर्च फैसिलिटी, सारी चीज़ें बढ़िया बताई जा रही हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। जब भी बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, तो जिस प्रकार के आप रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है, जिस प्रकार के लीग में, मतलब सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट से, उनसे हम बोल रहे हैं।
जब भी बढ़िया बोल रहा हूँ तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आना कि एनआईटी एंड आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट मिलेगा, लेकिन जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो उसी प्रकार का इंस्टीट्यूट। मतलब अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट से शिकायत सुनने को नहीं मिली, सिवाय सिर्फ इस 2 चीज़ के कि यार कैंपस थोड़ा छोटा है एंड कैंपस थोड़ी सिटी से बाहर लोकेटेड है। बाकी ओवरऑल डिसेंट फाइन इनफ कैंपस है, एक्सेप्शनल कैंपस मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिसेंट फाइन इनफ कैंपस है। स्टूडेंट्स को शिकायतें अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली। और कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके कैंपस से 14 किलोमीटर की दूरी में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन एंड 13.5 किलोमीटर में बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। एक और बात कि ऑफिशियल जेंडर रेशियो इनका 1:4 का है, ठीक है। 1 गर्ल पे 4 बॉयज आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही होना था, लेकिन जो हमने शुरू में बोला था भैया कंफ्यूजिंग कॉलेजेस में से एक है, तो कौन सा कंफ्यूजन है ये तो डिस्कस कर ले पहले। तो कंफ्यूजन कुछ इस प्रकार का है यार कि IIIT भुवनेश्वर नाम है इनका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब IIIT सुनते ही आपको लगता होगा भैया कि जो IIIT हमारे पास IIIT इलाहाबाद, IIIT लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर, इनके लीग का IIIT है एंड जोसा काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, बट इसे आप IIIT के लिस्ट में पाओगे ही नहीं। जब जोसा काउंसलिंग में आप जाओगे, जोसा सीसेब में, IIIT के लिस्ट में नहीं मिलेगा, आपको GFTI के लिस्ट में मिलेगा। पहला कंफ्यूजन ये, तो जब भी आप जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो इसे GFTI की लिस्ट में ढूंढना है। दूसरा, भले ही IIIT है, अब आप सोच रहे हो ठीक है भैया GFTI की लिस्ट में है, लेकिन है तो IIIT। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंडियन लेवल पे है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या किसी इंटरनेशनल बॉडी का है? नहीं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके अंदर नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। दूसरा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो भी जितने खर्चे हो रहे थे आपके सेल्फ फंडेड है, सेल्फ एडेड इंस्टीट्यूट है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट के खर्चे हो रहे हैं स्टूडेंट के दिए गए पैसों से हो रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट है तो थोड़े बहुत खर्चे आते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, बट जितना मुझे डेटा मिला है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स पैसे दे रहे होते, फी पे कर रहे होते, उन खर्चों पे सेल्फ एडेड इंस्टीट्यूट की तरह चल रहा होता है। अगला कंफ्यूजन और लास्ट कंफ्यूजन जितना मैंने नोट डाउन किया था कि जो भी उड़ीसा वाले कैंडिडेट्स हैं, बहुत से लोगों को लगता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, GFTI है तो जोसा के थ्रू अप्लाई करेंगे, बट शुरू में मैंने बोल दिया कि उड़ीसा वाले कैंडिडेट्स जोसा काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई मत करिए। आप इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग जब आपका इंस्टीट्यूट पोर्टल पे निकलेगा उस पर अप्लाई करिए, आपको कम रैंक पे भी बेटर ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फाइनली इतना ही था। और अगर जो भी आपके IIIT भुवनेश्वर से वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को, अगर कुछ और कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, कुछ लग रहा भैया कि ये पॉइंट गलत हो गया है, फिर ये पॉइंट मिस हो गया, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखकर बताना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।